हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम जून मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन को कवर कर रहे हैं और जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है सार संक्षेप और इसमें हम देखेंगे प्रमुख नियुक्तियाँ। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो 26 नौसेना अध्यक्ष हैं, वो कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। ठीक है, डब्ल्यूएफआई के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह यादव को डब्ल्यूएफआई यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है नरसिंह यादव को। आगे देख लेते हैं, जगजीत पवाड़िया आईएनसीबी में पुनर्निर्वाचित हो गए हैं। तो भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाड़िया को वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। इसके लिए चुनाव हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक द्वारा आयोजित किए गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बन गई हैं? शेफाली शरण। तो नाम याद रखना है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बन गई हैं शेफाली शरण। फिर आगे देख लेते हैं, मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब बाकी जो 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों में अगर देखें तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्यकांति घोष, ये सारे उसमें शामिल हैं। आगे है कि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। ईएमई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना। ठीक है, तो नाम याद रखना है। बस आगे देख लेते हैं, एटीएमए के नए अध्यक्ष तो अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा। ठीक है, तो आत्मा के नए अध्यक्ष बन गए हैं अर्नब बनर्जी। सुरभि गोयल को म्यूनिख री इंडिया की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनर्बीमा, प्राथमिक बीमा और बीमा संबंधी जोखिम समाधान की वैश्विक प्रदाता म्यूनिख रे ने इंडिया ब्रांच की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सुरभि गोयल की नियुक्ति की घोषणा की है। बस इतना ही याद रखना है। फिर फ्रांसीसी कार निर्माता कौन सी है? सिट्रोएन है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर जो बने हैं वो बने हैं अनुराग कुमार। ठीक है, तो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए हैं अनुराग कुमार। आगे देख लेते हैं, राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राकेश मोहन जो हैं वो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम याद रखिएगा। हिंदी में हम पढ़ते हैं मोहन राकेश, अब कौन हो गए? राकेश मोहन। ठीक है, आगे निधन हुआ है, तो जैसे आरओ में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा गया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पीटर हिग्स 8 अप्रैल 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये इनका निधन हो गया है। पीटर हिग्स बोसोन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1964 में हिग्स बोसोन की भविष्यवाणी की थी। अब हिग्स बोसोन क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन या न्यूट्रिनो जैसा एक प्राथमिक कण है। हिग्स बोसोन हिग्स क्षेत्र का एक मूलभूत बलवाहक कण भी है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं, सुब्रमण्यम धारेश्वर 25 अप्रैल 2024 को, कब? 25 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। अब यक्षगान क्या है? तो ये हमें देखना है। यक्षगान जो है वो पारंपरिक लोक नृत्य का एक रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में लोकप्रिय है। बेसिकली अगर यक्षगान पूछा जाता है तो कर्नाटक में, और ये यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है। नृत्य, गायन और नाट्य कला की यह संयुक्त शैली केरल की थेय्यम कला से मिलती जुलती है, तो ये याद रखना है इसमें। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो सुधीर कक्कड़, ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और इनकी बुक है द सीकर और अ बुक ऑफ मेमोरी, ये इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आगे कुछ पुरस्कार और सम्मान दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार दिया गया है। भारत के जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना है, आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार मिला है। अब जैन आचार्य लोकेश मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार, तो ये किसे मिला है?
ये बेसिकली मिला है सर्वश्रेष्ठ हरित कार्यप्रणाली के लिए CNS ट्रॉफी। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 35 नौसेना कर्मियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, वो छोड़ देते हैं। इसमें एक ये दिया है कि सर्वश्रेष्ठ हरित कार्यप्रणाली के लिए CNS ट्रॉफी यानी CNS ट्रॉफी फॉर बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस 2023 क्रमशः औद्योगिक और गैर औद्योगिक श्रेणियों में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई और INS वलसुरा को प्रदान की गई है। तो इसमें इतना ही है। आगे है चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है। तो इसरो की चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन है, इसको अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो बस इतना याद रखना है, चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है ये। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने, ठीक है, ये मोहम्मद सलेम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मोहम्मद सलेम को। आगे देख लेते हैं, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। किसको दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को, ठीक है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय किसने लिया है? अब इसमें किसने लिया है वो हम छोड़ देते हैं, बाकी आगे देख लेते हैं। लता दीनानाथ पुरस्कार, तो इनका 2022 में निधन हो गया था, फिर पुरस्कार देना शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले दिया गया था, ये पहले वर्ष लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया, 2023 में दिया गया है आशा भोसले को, और 2024 में मिला है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार मिला है। तो ये क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, किस, ठीक है, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवता पुरस्कार किसे, मानवतावादी पुरस्कार मिला है रतन टाटा को। फिर आगे देख लेते हैं, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? अवंतिका वंदनापू को। तो कैलिफोर्निया में जन्मी भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, अवंतिका वंदनापू, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। आगे देख लेते हैं, AV विगडर्सन, ठीक है, तो AV विगडर्सन को 2023 AAM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। अब ये क्या है? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के प्रोफेसर AV विगडर्सन को प्रतिष्ठित 2023 AAM और ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। इस सम्मान के साथ विगडर्सन जो हैं ट्यूरिंग पुरस्कार और एबल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब किस लिए इनके सम्मानित किया गया है? तो विगडर्सन को गणना के सिद्धांत में उनके मूलभूत योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पावलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार, तो ये याद रखना है, ये कौन देता है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसे देती है, द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार। ये किसे मिला है? पावलुरी सुब्बा राव को। पावलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। अब आर्यभट्ट पुरस्कार तो 1990 में स्थापित एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये याद रखना है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कब बनी? तो 1990 में, और उसके द्वारा 1992 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जॉन डर्क्स अवार्ड, तो भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कौंग, ये भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं और वायरोलॉजिस्ट भी हैं। इन्हें टोरंटो कनाडा स्थित गेर्डनर फाउंडेशन द्वारा जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है, गगनदीप कौंग को जॉन डर्क्स अवार्ड मिला है, ठीक है। बाकी इनके बारे में छोड़ देते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कौलिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखना है। युद्धाभ्यास देख लेते हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सागर कवच मध्य, तो 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य ये हुआ है, और कहाँ हुआ है? भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 1/24 आयोजित किया गया है। तो कुल मिला के ये भारतीय सेना में ही था, ठीक है, भारतीय सेना का ही था। आगे देख लेते हैं, अभ्यास पूर्वी लहर, इसमें भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत हाल ही में पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास संचालित किया है। आगे हमें ये देखना है डस्ट लिक, ठीक है, डस्ट लिक का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये पहली बार तो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में
हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के टर्मेज ज़िले में। और ये किसके किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, और ये 5वां संस्करण था। बस इतना ही याद रखना है। आगे चर्चित स्थल की बात कर लेते हैं, तो बुर्किना फासो देख लेते हैं। बुर्किना फासो में सामूहिक हत्याओं पर एक रिपोर्ट कवर करने के बाद BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका को निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। बुर्किना फासो पश्चिमी यानी वेस्ट अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है? ओगाडोगो। इसकी सीमाएं माली, नाइजर, बेनिन, कोटे डिआइवर, घाना और टोगो देशों से लगती हैं। बुर्किना फासो पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप प्रीलिम्स फैक्ट प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ भी उसे देख सकते हैं मैप के साथ। आगे देख लेते हैं पुलिकट झील। तमिलनाडु सरकार पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के एक बड़े क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने की योजना बना रही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में। यह उड़ीसा में चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। मतलब ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है? चिल्का झील। यह झील श्रीहरिकोटा द्वीप लैगून को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। अब अगला टॉपिक अरल सागर देख लेते हैं। हाल ही में अध्ययन में पाया गया है कि अरल सागर के सूखने के कारण उभरे रेगिस्तान ने मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। अरल सागर एक समय मध्य एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। ये किसके किसके बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अवस्थित है, यानी शॉर्ट देखें तो यूके, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अब देख लेते हैं चर्चित पुस्तकें जो हर एग्जाम में लगभग एक या दो पूछी जाती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रीकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये किसने लिखी है? डॉक्टर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। इंटीग्रेशन ऑफ भारत पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ये लिखी है यशराज सिंह बुंदेला ने। अब ये एक नाइफ है, ये सलमान रश्दी की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सलमान रश्दी की पुस्तकें कई बार पूछी जाती हैं। इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड इन एजेंडा, तो ये किसकी है? भीमेश्वर चल्ला की। आगे देख लेते हैं जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, तो ये है पूर्व गवर्नर दुवरी सुब्बा राव। अब डी सुब्बा राव जो RBI के गवर्नर हैं, ठीक है, तो उनकी बुक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, पूर्व गवर्नर दुवरी सुब्बा राव, जिसको हम डी सुब्बा राव के नाम से जानते हैं। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा की। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI, ये किसकी है? मधुमिता मुर्गिया। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये किसकी है बुक? S रमन की। अब देख लेते हैं अप्रैल 2024 में जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उनकी थीम और वो कब मनाए जाते हैं, ये देख लेते हैं। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, और इसकी थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, और इसकी थीम थी होमो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। आगे देख लेते हैं 15 अप्रैल विश्व कला दिवस 2024, तो इसका क्या है? अभिव्यक्ति का एक उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, ठीक है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये भी पूछा जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस भी पूछा जाता है, 22 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी थीम है गृह बनाम प्लास्टिक। 24 अप्रैल भी याद रखिएगा, इस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना, ये इसकी थीम है, ये याद रखिएगा। 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और इसकी थीम है IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और SDG नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। 27 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये इसकी थीम है। अब खेल में कुछ देख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे, बाकी छोड़ देखेंगे, ठीक है, उनको छोड़ देते हैं। तो टेनिस में देख लेते हैं मियामी ओपन 2024 टेनिस। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्डन ने फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब जीता है, ठीक है। बोपन्ना ने अपने कैरियर में 6 ATP मास्टर खिताब जीते हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद बोपन्ना मियामी ओपन खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी उनसे पहले 3 लोग जीत चुके हैं, उनका नाम है लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा। आगे देख लेते हैं BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पर भारत के यूकी भांबरी और फ्रांसीसी साथी हैं उनके अल्बानो ओलिवेटी ने जर्मनी के म्यूनिख में BMW ओपन 2024
टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है। तो बस इतना ही याद रखना है, यूकी भाबरी और उनके जो फ्रांसीसी साथी हैं अल्बानो ओलिवेटी ने। ठीक है, क्रिकेट में देख लेते हैं। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 हेतु एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बेसिकली ये 2024 का करंट है, तो अभी इसमें भारत अभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, अगली मैगजीन में वर्ल्ड कप जीत भी जाएगा। ठीक है, तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023। 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। तो महिला में चुना गया है सलीमा टेटे को और पुरुष में चुना गया है हार्दिक सिंह को। भारतीय हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को, ये याद रखिएगा। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह ने डिफेंडर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार जीता है। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार किसने जीता है? अभिषेक ने जीता है। ठीक है, अंशुता लाकड़ा पुरस्कार। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी नाम है उनका दीपिका सोरेन को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? दीपिका सोरेन को। ठीक है, सॉरी इसके लिए। आगे देख लेते हैं शतरंज में। तो डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के खिलाफ ड्रा खेलकर 14 में से 9 अंक हासिल कर विश्व का शतरंज का यह खिताब जीत लिया। तो विश्व शतरंज का यह खिताब जीता है डी गुकेश ने, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले। ठीक है, और 17 वर्षीय हैं ये खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं डी गुकेश। तो ये इतना याद रखना है। कुश्ती देख लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ खेली गई है? तो ये मध्य किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ये फैक्ट याद रखिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। अब इसमें कितने क्या पदक विजेता उनको छोड़ देते हैं। एथलेटिक्स देख लेते हैं। 21वां एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। अब बाकी इसमें पुरुष स्पर्धा ये सब देखता मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। बेसिकली जो खेल वाला आता है पोर्शन वो 2-3 महीने का पहले या बहुत जो बड़ा इवेंट होता है उससे पूछा जाता है। ठीक है, भारोत्तोलन में देख लेते हैं। तो 2 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा आयोजित विश्व कप 2024 में बिंदा रानी देवी ने, ठीक है, बिंद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता है। तो ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? फुकेत, थाईलैंड में। ठीक है, तो बिंद्या रानी देवी ने ये पुरस्कार जीता है वहाँ पे, कांस्य पदक। फिर है तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1। तरुणदीप रॉय, प्रवीण जाधव और धीरज बोमदेवरा की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1 में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। आगे देख लेते हैं खेल से इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट। हाँ, अगला है बिल्किस मीर। तो बिल्किस मीर पहली भारतीय ओलंपिक जूरी सदस्य बन गई हैं, इतना ही याद रखना है। जम्मू एवं कश्मीर की ये बिल्किस मीर हैं, तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो पहली चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्किस मीर पहली भारतीय ओलंपिक जूरी सदस्य बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो पत्र पत्रिका का सार हम देखते हैं योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति से, उसे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो योजना में देख लेते हैं कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7500 किलोमीटर है। थार रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में थार रेगिस्तान स्थित है। भारत के प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। आगे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। हिमालय भारतीय भूभाग को किससे अलग करती है? तो तिब्बती पठार से अलग करती है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय किस प्रकार का पर्वत प्रणाली है? तो वलित पर्वत प्रणाली है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 350 किलोमीटर। पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की जो चौड़ाई है उसमें कमी आती है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय में कौन कौन सी 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं? तो ये कौन सी हैं? शिवालिक हिमालय, महान हिमालय एवं तिब्बती हिमालय। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंगा पर्वत ये कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं महान हिमालय में। भारत का महान मैदान किसे कहा जाता है? उत्तरी मैदानों को भारत का महान मैदान कहा जाता है।
उत्तरी मैदान पश्चिमी से पूर्व तक लगभग कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बेसिकली पहले मैं इसको पूरा कवर करने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने जो योजना है वो अप्रैल की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कराई है, ठीक है, और वहाँ पर डिटेल में कवर कराई है। तो आप वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कुछ आलतू फालतू क्वेश्चन बना दिए, तो यहाँ इसे छोड़ देते हैं, हम कुरुक्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में क्या दिया हुआ है? हाँ, तो यहाँ से कुरुक्षेत्र शुरू है, ये देख लेते हैं। जो योजना का पूरा पार्ट है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन, तो वैश्विक स्तर पर ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी की शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट कौन सी थी? इसका था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। भारत में ग्रामीण पर्यटन का पहला उल्लेख किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 2002 और 2007, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। ढांचागत विकास कर पर्यटन के रूप में ग्रामीण पर्यटन को पहली बार प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर उल्लेख की बात की जाएगी तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, और अगर प्राथमिकता की बात की जाएगी तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। UNWTO के 2021 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो इसे दी गई थी पोचमपल्ली को। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इकत डिजाइन हेतु पोचमपल्ली फेमस है। WTO ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे मान्यता प्रदान की है? तो किसके की है? धोर्डो, गुजरात को, ठीक है। धोर्डो गांव है गुजरात में। भारत सरकार द्वारा देश के सीमावर्ती गांव के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर के किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? हॉर्नबिल उत्सव को। रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? ये है असम का। चपचार कूट कहाँ का त्यौहार है? ये भी असम का। तवांग की मोनपा जनजाति का नववर्ष का त्यौहार कहाँ है? तो ये है लोसर। जंगल को जलाकर साफ करना क्या कहा जाता है? झूम, ठीक है। सिरुई लिली उत्सव, सिरुई लिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। उत्सव याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी पर 2 सबसे आर्द्र स्थान कौन से हैं? तो यहाँ पर चेरापूंजी तथा मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत की रॉक राजधानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है शिलांग को। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, और ये कहाँ है? असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। भावना नाटक एवं सत्रिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आसाम में। बैम्बू सूट्स कहाँ के भोजन का प्रमुख घटक है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। आगे देख लेते हैं, COP कांग्रेस ऑफ 28 यानी COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। भारत द्वारा COP 28 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो COP 28 में भारत द्वारा शुरू किया गया है। भारत नेट शून्य तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक, ठीक है, नेट जीरो वाला। एक नृत्य जो गंजम क्षेत्र की समूह लोक परंपरा का हिस्सा है, तो उसका नाम है डंडा नाता, ठीक है। चंदेरी बुनाई कहाँ पर की जाती है? तो ये की जाती है मध्य प्रदेश में। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कौन सा नृत्य शक्तिशाली रूप में दैनिक जीवन के साथ पौराणिक आख्यानों एवं महाकाव्यों की कहानियां बताता है? तो ये है छाऊ नृत्य। आगे देख लेते हैं, पुम्पुहार के प्राचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित हैं? तो ये स्थित हैं तमिलनाडु में, पुम्पुहार के प्राचीन बंदरगाह, ठीक है। वह कौन सा पर्यटन है जहां न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण वाले क्षेत्र, तारा दर्शन और खगोल विज्ञान पर्यटन के लिए आदर्श है? तो ये है डार्क स्काई पर्यटन। सुंगुडी साड़ी कहाँ की विरासत के जीवंत सांस्कृतिक सार को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। वर्ष 2022 में कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? 8.59 मिलियन थी, ठीक है। वह कौन सा स्थान है जहाँ एक साथ सबसे अधिक दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये है अयोध्या में, ठीक है। हरियाणा में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है वो हरियाणा में सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। वांगला, लोहड़ी, नुआखाई क्या है? ये एक प्रमुख उत्सव है। उत्तरायण मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है गुजरात में। सिंधु दर्शन उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लेह लद्दाख में, ठीक है। दुनिया में अपना तरह का सबसे पहला बंदरगाह शहर कौन सा है? दुनिया में अपनी तरह का सबसे पहला बंदरगाह शहर कौन सा है? तो ये है मुजिरिश, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है कर्णावती, या जिसे केन नदी कहते हैं। तालाकोना कहाँ का सबसे ऊंचा झरना है? तो तालाकोना झरना है आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। राधानगर समुद्र तट कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है हैवलॉक द्वीप में। पूवर अभ्यारण्य, ठीक है, पूवर अभ्यारण्य कहाँ है? ये है केरल में। केरल की वह अनूठी आत्मरक्षा प्रणाली कौन है जो सदियों पुरानी परंपरा है? इसको बोलते हैं कलारीपट्टू, ठीक है। तो कलारीपट्टू कहाँ की है? ये है केरला की, और ये एक युद्ध कला है, ठीक है। आगे विज्ञान प्रगति का देख लेते हैं। तो पृथ्वी दिवस हमने ऊपर देखा था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? पृथ्वी ग्रह बना प्लास्टिक।
आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद के किस सूक्त में पौधों और सब्जियों को माँ स्वरूप माना गया है। औषधि सूक्त में माना गया है ये। किस उपनिषद में पर्यावरण शिक्षा को लेकर चर्चा की गई है। इसे आप अपनी कोट कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ईशावास्योपनिषद है, इसमें पर्यावरण शिक्षा की चर्चा की गई है। हैंडबुक फॉर नेचर स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है। अन्ना बोस्टफोर्ड। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। तो पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल 1970 को। विश्व मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र का समारोह कब और कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया था 1972 और कहाँ किया गया, स्वीडन में। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कब किया गया। 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया। बेलग्रेड चार्टर कब आया। बेलग्रेड चार्टर आया 1975 में। फिर बिलसी डिक्लेरेशन ये कब आया, 1977 में। आगे है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका नाम याद रखना है आपको। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है अहमदाबाद में। देख लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित फैक्ट। तो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए इसरो ने किस अभियान को लॉन्च किया है। इसका नाम है एक्सपोसैट अभियान, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। भारत अपनी मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए कब तक पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो 2028 तक, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित होता है। तो ये निम्न कक्षा में स्थापित होता है। स्पेस स्टेशन में म्यूजिक तो सुना जाता है, लेकिन किसी वाद्य यंत्र को बजाना मुश्किल क्यों होता है। क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इस वजह से वहाँ पर वाद्य यंत्र को बजाना मुश्किल होता है। सबसे पहले किसने अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित किया था। तो किसने किया था, सोवियत संघ ने। और पहले स्पेस स्टेशन का क्या नाम था, उसका नाम था सेल्यूट। 2021 में चीन ने अपने स्थायी स्पेस स्टेशन का मानव रहित मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम है तियानहे या हार्मनी ऑफ द हेवेंस। रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसका नाम है रोसकॉसमॉस। लिथियम आयन सेल एनोड के रूप में किसका उपयोग करती है। तो किसका उपयोग करती है, ग्रेफाइट का, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल किन की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन शुद्ध जल तथा ऊष्मा द्वारा ये ऊर्जा देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए किस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करता है। ये करता है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसका नाम है युविका। युविका कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है इसरो ने किसके लिए। तो कैच देम यंग, ठीक है, युवाओं के लिए बेसिकली की है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। भारत में इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो ये महेंद्रगिरी में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक हैं कौन कौन से। तो इसमें दिया है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी VOCs, हाइड्रोकार्बन्स SO2, NO और NO2, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। बस इतना ही हमें याद देखना था, ठीक है। सर्वप्रथम स्मॉग शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो HA डेबू हैं, इन्होंने स्मॉग शब्द का प्रयोग किया था। अब द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं। O3, पैन यानी ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। NH4, HONO और C3H4, इनका याद रखिएगा। बेसिकली ओजोन याद रखिएगा, ये द्वितीयक प्रदूषक है, और जो VOCs हैं वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है। फिर आगे है कि 28 दिसंबर को लंदन के किंग्स हाईवे में घना स्मॉग बन गया था, ठीक है। 28 दिसंबर को लंदन के किंग्स हाईवे में घना स्मॉग बन गया था, और इसे किस नाम से जाना जाता है। ब्लैक ट्यूसडे नाम की घटना से जाना जाता है। स्मॉग कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है फोटोकेमिकल और दूसरा होता है सल्फरस, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि अस्थि मज्जा और लसिका प्रणाली में स्थित रक्त बनाने वाले ऊतकों का एक प्रकार कौन सा कैंसर कहलाता है। तो ये हो जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको प्रभावित करता है ल्यूकेमिया। बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर कौन सा है, उसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। आगे जो कुछ शब्द न्यूज़ में रहे उनके बारे में देख लेते हैं। ये है ओम्बिनस SRO फ्रेमवर्क। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने अपनी विनियमित संस्थाओं के लिए स्वनियामक संगठनों SRO को ओम्बिनस फ्रेमवर्क का अंतिम रूप देने की घोषणा की है। तो ये भी याद रखिएगा, जो ओमनिबस फ्रेमवर्क है ये RBI द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। भारत ने शांति सैनिकों को निशाना बनाने वाले अपराधों के विरुद्ध कानूनी ढांचे को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 40 सदस्य देशों वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बैठक आयोजित की है। और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये 40 सदस्य देश हैं इसमें, और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कब लॉन्च किया गया था, 2022 में, ठीक है। आगे है कोविनेट वैश्विक नेटवर्क। तो WHO ने कोविनेट नामक प्रयोगशालाओं का एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है,
जिसका उद्देश्य है कि जो आगे संभावित कोरोना वायरस की पहचान और निगरानी करना है। तो बेसिकली इतने नहीं है। आगे देख लेते हैं ब्लू लाइन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लू लाइन दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक सीमांकन है। यह लेबनान और इजराइल के बीच, ठीक है। तो जो ब्लू लाइन है वो किसके बीच में है? लेबनान, ठीक है, लेबनान और इजराइल के बीच में है, ठीक है। किसके बीच में? इजराइल के बीच में। लेबनान और इजराइल के बीच में है ब्लू लाइन। निष्क्रिय सबडक्शन क्षेत्र, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे एक निष्क्रिय सबडक्शन क्षेत्र सक्रिय हो सकता है और यह अटलांटिक महासागर में स्थानांतरित हो सकता है। अब देख लेते हैं कि सबस्ट्रक्शन एरिया क्या होता है। तो इसे जिब्राल्टर आर्क के नाम से जाना जाता है, जो लाखों वर्षों से धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में यह रुक गया है। यह संभावित रूप से लगभग 20 मिलियन वर्षों में एक अटलांटिक रिंग ऑफ फायर का निर्माण कर सकता है। तो ये है सबडक्शन एरिया। फिर आगे देख लेते हैं सीमा। तो गूगल डीप माइंड ने सीमा या स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टीवर्ड एजेंट, तो इसका सीमा का फुल फॉर्म है स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टीवर्ड एजेंट। इसने अपने नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट के संबंध में जानकारी दी है। तो सीमा अनिवार्य रूप से एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे एक डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में माना जा सकता है। यह आदेशों को समझता है क्योंकि इसे मानव भाषा को संसाधित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आगे देख लेते हैं कैवम बादल, है ना। तो नासा ने अभी ये कैवम बादलों की चर्चा की है। तो इसमें क्या कहा है? जो कैवम बादल हैं ये होल पंच क्लाउड या फॉल स्ट्रेक होल के रूप में भी जाना जाता है। ये बनते कब हैं? तो ये तब बनते हैं जब हवाई जहाज़ अल्ट्योक्यूमुलस बादलों की परतों से गुजरते हैं। जो मध्य स्तर के बादल होते हैं उनमें जब सुपर कूल अवस्था में जल की बूंदें होती हैं तब इनका मतलब निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे है मैग्नेटोफॉसिल तलछट। तो मैग्नेटोफॉसिल होते क्या हैं? तो मैग्नेटोफॉसिल मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष होते हैं। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित करते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया लौह समृद्ध खनिज मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट से बने छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। अगला है डूम्सडे ग्लेशियर। थ्वाइट्स ग्लेशियर इसका दूसरा नाम है, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम अंटार्कटिका में सुदूर अमुंडसेन सागर में स्थित है। यहाँ पर आपके 3 फैक्ट कवर होते हैं। एक तो डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ है? ये पश्चिम अंटार्कटिका में है। और अमुंडसेन सागर कहाँ है? ये भी पश्चिम अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। आगे है इकोसाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि बेल्जियम है इसने पारिस्थितिकी विनाश या इकोसाइड, जैसे आपने जेनोसाइड सुना होगा, ऐसे ही इकोसाइड यानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला यूरोपीय महाद्वीप का ये पहला देश बन गया है, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश जिसने इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है, तो ये है बेल्जियम। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इकोसाइड ऐसे गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्य हैं जिन्हें पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना के साथ जानबूझकर किया गया हो। यानी जानबूझकर किसी ने पर्यावरण के साथ छेड़छानी की हो, ठीक है, उसको क्षति पहुंचाई हो, तो उसके लिए ये कानून, ये इकोसाइड टर्म लाया गया है, ठीक है। आगे है लाइम बीमारी। तो केरल के एर्नाकुलम में लाइम बीमारी का मामला सामने आया है। यह बोरेलिया बर्गडोरफेरी जीवाणु के कारण होता है। इसके संक्रमण का सबसे विशिष्ट लक्षण है एरिथेमा माइग्रेन, रैश और अन्य लक्षण सिरदर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द है। आगे देख लेते हैं ब्रूस्थोवा ईसरो। हाल ही में केरल के कोल्लम तट पर गहरे समुद्र की आइसोपॉड एक नई प्रजाति की खोज की गई है, डीप सी आइसोपॉड। ईसरो के नाम पर इस प्रजाति, किसके नाम पर? ईसरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रूस्थोवा ईसरो। ब्रूस्थोवा प्रजाति की यह छोटी मछली जो कि एक परजीवी क्रस्टेशियन है। बस इतना ही याद रखना है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे है समसामयिक प्रश्न जो 26 मार्च से 25 अप्रैल 2024 के घटनाक्रम पर आधारित हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे। इसमें 100 दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया। तो भारत मोजाम्बिक तंजानिया ये त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नाकाला में। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने ईसरो के प्रणोदन परीक्षण स्तर पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये का 10वां संस्करण आयोजित किया है? तो लमितिये किसके साथ किया जाता है? सेशल्स के साथ, भारत और सेशल्स। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर उमा रेले को। आगे देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो ये है क्रिस्टोफर नोलन।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चरंदा को। किस प्रमुख भारतीय एयरलाइन ने मुंबई से दोहा के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो ये है आकाशा एयरलाइंस। ठीक है। राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 30 मार्च 2024 को। किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर तो ये ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है? तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है, जिसका नाम है कैलिस्टो। किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो ये है सोमालिया में। ठीक है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़े किस एक नए रोग की पहचान की है? इस रोग का नाम है विट्स ब्रूम। आगे देख लेते हैं। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो ये है गयाना। अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इजिप्ट यानी मिस्र। कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री ये है जुडीथ सुमिनवा तुलुका। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? IIT बॉम्बे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है माई CGSH ऐप। ठीक है। भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख का क्या नाम है? वाइस एडमिरल मार्क हेमंड। 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो ये मिली है भारतीय वायुसेना को। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर मिनेश शाह को। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा भी है, राकेश मोहन है ना, तो ये है राकेश मोहन। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये ICGS मंडपम। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में ब्लेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जो कहाँ हुआ है? ब्लेचले पार्क ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई है? तो ये की गई है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत हासिल हुई है? पीटर पेलिग्रिनी, ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। देवी सारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? ये किया है नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया है? ये भी याद रखिएगा। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल-जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला, तो ये बन गया है कमांड हॉस्पिटल पुणे। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? ये कर दिया है 2.8%। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? यह है HDFC बैंक। भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ये किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। अगला देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो किया है लखनऊ विश्वविद्यालय ने। भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश का है? तो ये है म्यांमार का। सागर कवच 1/24 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लक्षद्वीप में। भारतीय पुलिस यानी CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। आगे देख लेते हैं। एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो ये की है जयराज शनमुगम की। ठीक है। ADB ने चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए भारत के GDP की वृद्धि को 6.7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है एशियाई विकास बैंक ने।
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है ग्लोबल आउटलुक के द्वारा। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये याद रखना है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। इसके लेखक हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में? तो ये है रशिया। ठीक है, आगे हमने देखा था डस्ट डील का 5वां संस्करण किसके किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये विश्व व्यापार संगठन जारी करता है वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट। ब्लू ओरिजिन NS-25 के मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन जाएंगे? तो ये हैं गोपी थोटाकुरा, इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 14 अप्रैल 2024 को। 14 अप्रैल 2024 को पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस कहाँ आयोजित की गई? ये की है शिमला में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो सबसे पहले इंदिरा गांधी की फोटो छपी थी, उसके बाद अब छपी है नरेंद्र मोदी की अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के कवर पर। ठीक है, किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो यह है सिंगापुर। भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है नई दिल्ली में। आगे है भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ MOU पर साइन किया है? MOU है यह है कंबोडिया के साथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? यह है ग्रह बनाम प्लास्टिक। परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, ये शीर्षक से कौन संगठन रिपोर्ट जारी करता है? तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है, परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। ये इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है कर्नाटक ने। ठीक है, भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला S-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रूस के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध MEN 5CV वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है नाइजीरिया। IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य की नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि 2024 में कितनी रहने की? ये रहेगी 6.8% IMF के अकॉर्डिंग। 16 अप्रैल 2024 को कहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है दीपिका सोरेन को प्रतिष्ठित अंशुता लाकड़ा पुरस्कार। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की है? तो यह है ब्रिक्स CCI वीमेन, है ना। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी हैं? तो ये सौंपी हैं फिलीपींस को। हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल यानी NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? नलिन प्रभात को। उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है बनारस की। ठीक है, तिरंगी बर्फी। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है तच्छवी वाघानी। आगे देख लेते हैं कि 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? तो यह है कुवैत में। इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो उनका लक्ष्य है 2030 तक। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। आगे देख लेते हैं कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIV ने एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक क्या है? वो हमने ऊपर देखा था, न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये हमने ऊपर भी देखा था।
फिर अंकटाड की जो 2024 की रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है, यह है 6.5%, जबकि IMF ने किया था 6.8%। और ADB की बात करें तो पहले उसने 6.8 किया था, अब उसने 7% कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किस देश में स्थित स्ट्रेटो वोल्केनो माउंट रुआंग में, ये याद रखिएगा, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया में। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, UAE संयुक्त अरब अमीरात में। 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस, तो ये याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। और इसमें विराट कोहली की मोम का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और कहाँ किया गया है, जयपुर में। ICC ने निम्नलिखित में से ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, उसेन बोल्ट को नियुक्त किया है। ठीक है, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी GTEX 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया है UAE में। तो फिलहाल इस हिसाब से जून जो क्रॉनिकल है वो ख़त्म होती है, और आगे हम जल्दी जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीनों मैगजीन अगले एक हफ्ते के अंदर ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।